कोशिश किया करो कि सभी लोग ये टेस्ट दिया करो। चलो अपने क्वेश्चन पर आते हैं और अपन कंटिन्यू करते हैं क्लास को। फिलहाल मैं भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, बाकी अपन एमसीक्यू पूरी की पूरी एक सीरीज चलेगी, तो अपने काफी कुछ क्वेश्चन अपने कवर होंगे आगे चल के। लेकिन फिलहाल अपन जो मेन क्वेश्चन है वो जो जिनको अपन को डिस्कस करना चाहिए, अपन उतने क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन आपको जो मिला था वो था टेलीस्कोप यूरिनरी सेडिमेंट, ये हमको किस कंडीशन में देखने को मिलता है? क्या होता है वो अपन ने थ्योरी में पढ़ा था ना। टेलीस्कोप यूरिनरी सेडिमेंट के दो मीनिंग है। एक तो अपन जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो टेलीस्कोप टाइप का एक वो जो सेडिमेंट है वो ऊपर से थोड़ा पतला हो जाता है, नीचे थोड़ा मोटा हो जाता है ना। दूसरा अपन जब उसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे तो माइक्रोस्कोपी में जिस तरह से अंतरिक्ष में अपन को दिखता है ना, एक मैं इमेज खोल कर दिखा दूं, ये एक टेलीस्कोपी यूरिनरी सेडिमेंट की माइक्रोस्कोपी है। तो इसको आप देख रहे हो तो इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पस सेल क्या है, कहाँ पे आरबीसी है, कहाँ पे पूरा का पूरा आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल कचरा भर गया हो, है ना। जैसे अपन अंतरिक्ष में देखते हैं तो अंतरिक्ष में अपन को कुछ पल्ले नहीं पड़ता, बहुत अंधेरा रहता है, अंधेरे में बस कुछ तारे अपन को चमकते हुए दिखते हैं, है ना। तो वो भी अपना क्या है, टेलीस्कोप अंतरिक्ष में देखने का, अपन टेलीस्कोप के थ्रू अंतरिक्ष में देख सकते हैं, है ना। तो उसकी माइक्रोस्कोपी जब करेंगे तो कुछ इस तरह से जब स्लाइड दिखेगी तो उसे हम बोलते हैं टेलीस्कोपी यूरिनरी सेडिमेंट। ये किस कंडीशन में दिखता है, ये आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन में जॉन्डिस, डायबिटीज मेलाइटिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और ग्लोमेरुलु नेफ्राइटिस, ये चार ऑप्शन आपके सामने थे और इसमें सही जो आंसर है वो ग्लोमेरुलु नेफ्राइटिस ही है ना। क्या होता है अपन इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड में आप क्लास कंटिन्यू करेंगे, स्टूडेंट का फोन आ रहा है। चलो कंटिन्यू करते हैं भाई अपन क्लास को। ग्लोमेरुलु नेफ्राइटिस क्या होता है? हमने जब किडनी पढ़ी थी, अपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ी है, एनाटॉमी में भी अपन ने काफी कुछ पढ़ा है किडनी के बारे में। किडनी का जो मेन यूनिट होती है, अपनी बेसिक यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन होती है ना। और नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, ये सब कुछ अपन ने पढ़े हैं। तो उसमें जब भी इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होगा और उसमें स्वेलिंग वगैरह जाती है तो इसको एक मेडिकल टर्म में अपन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, जो यूरिन होगी वो अच्छे से एक्सक्रीट नहीं हो पाती, अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाती है ना, फिल्टर होकर वो अच्छे से बन नहीं पाती है ना। किडनी मतलब जो फिल्टर करना चाहिए था, जिस तरह से फिल्टर करना चाहिए था वैसा नहीं कर पाती। तो उसमें ब्लड में हमारे जितने भी एलिमेंट है, चाहे वो हमारे लिए जरूरी भी हो चाहे गैर जरूरी हो, सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो नेफ्रॉन के थ्रू पास आउट होने लगते हैं, एक्सक्रीट होने लगते हैं ना। तो ये जो कंडीशन है इसको अपन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, है ना। इस कंडीशन में पेशेंट का जो यूरिनरी सेडिमेंट बनेगा, जब अपन उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वो टेलीस्कोपी बनेगा। माइक्रोस्कोपी करेंगे तो माइक्रोस्कोपी में भी जब उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं तो अपन को बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा सेल उसमें इकट्ठी हो जाती हैं। आरबीसी भी इक्वल पोर्शन में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल, सब कुछ सेल्स उसमें आ जाएंगी, क्योंकि ब्लड फिल्टर नहीं हो पा रहा अच्छे से, ब्लड फिल्टर नहीं हो पा रहा। तो इसके अलावा ब्लड में भी जो जो अपने लिए एसेंशियल और कंपोनेंट है वो सारे के सारे फिल्टर हो जाते हैं। तो ये कंडीशन अपनी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाती है और इस कंडीशन में टेलीस्कोप यूरिनरी सेडिमेंट बनता है। आप लोगों का रिस्पॉन्स इसमें 19 लोगों का करेक्ट आंसर है। बहुत सारे लोगों ने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तीसरे नंबर का जो ऑप्शन था, ज्यादातर लोगों ने ये आंसर दिया है तीसरे नंबर का कि ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हो जाता है। देखो इन्फेक्शन अगर यूरिनरी ट्रैक्ट, सिर्फ यूटीआई है पेशेंट को, तो यूटीआई की पेशेंट की कंडीशन में सिर्फ डब्ल्यूबीसी ही बढ़ेंगी ज्यादा, बाकी कोई दूसरी सेल्स ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। हेलो, हाँ कौन? मैं थोड़ी देर से लगा बात करूँ।
चलो तो कंटिन्यू करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सिर्फ WBC काउंट जो होगा है ना, यूरिन में WBC पस सेल्स जो होंगी वो ज्यादा बढ़ेंगी। बाकी डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में शुगर का लेवल बढ़ता है, जॉन्डिस की कंडीशन में बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ेगा, है ना, बाइल साल्ट बाइल पिगमेंट ज्यादा बढ़ेंगे हमारे जॉन्डिस की कंडीशन में, है ना। तो ये यूरिनरी सेडिमेंट है, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन में दिखता है हमें, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन हाइपोटोनिक यूरिन। हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक मतलब जिसमें पानी का लेवल ज्यादा हो, है ना। पानी का लेवल ज्यादा होता है तो क्या होते हैं भाई, सेल्स के लिए जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है ना, तो ऐसी यूरिन को अपन हाइपोटोनिक यूरिन कहेंगे। तो हाइपोटोनिक यूरिन में क्या होगा, WBC जो होती है वो स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, और फूल कर उनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रिफ्रैक्टाइल हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, रिफ्रैक्टाइल मतलब चमकने लगते हैं, यहाँ रिट्रैक्टाइल करके स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, रिफ्रैक्टाइल हो जाते हैं, और रिफ्रैक्टाइल हो जाएंगे तो इस तरह की जो सेल्स होगी हम उसे क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और अपन ने इसको नोट्स में डिस्कस भी किया है भाई। इस तरह का जब ये सेल्स हमको दिखेंगी तो इसको हम ग्लिटर सेल बोलेंगे। ग्लिटर जो पहला वाला ऑप्शन था, है ना, 4 यहाँ पे ऑप्शन थे, ग्लिटर, घोस्ट, मैक्रोफेज और खास्ट, ये 4 ऑप्शन थे। अगर WBC स्वेल होती है तो स्वेल होने के बाद उनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रिफ्रैक्टाइल हो जाते हैं, चमकने लगते हैं। ये वाली स्लाइड को जरा आप ध्यान से देखो, है ना, तो आपको WBC पस सेल्स तो दिख रही हैं, लेकिन इस पस सेल्स में आपको ग्रेन्यूल्स बड़े क्लियर से दिख रहे हैं आपको, है ना, ग्रेन्यूल्स जो हैं वो चमकते हुए दिख रहे हैं। इस तरह की जो सेल्स होती है इसके लिए एक अलग टर्म है, इसको हम ग्लिटर सेल कहते हैं, ठीक है। घनश्याम ने एक मैसेज कहा सर रिएक्शन से दिया है, सही है, ओके। चलो तो इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर मैं देखूं 2 नंबर पे, तो आप लोगों ने इसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। 27 लोगों के बिल्कुल सही आंसर है 47 में से। फिर भी काफी कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हो रहे हैं। ज्यादातर लोग जो कंफ्यूज हुए वो कास्ट सेल पे चले गए। कास्ट सेल के लिए कोई अलग वर्ड नहीं है कोई भी, है ना। चमकते हुए जब भी दिखेंगे तो वो ग्रेन्यूल्स चमके। देखो यहाँ पे एक चीज तो पहली चीज, आप ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो यहाँ पे WBC तो दिया ही है, व्हाइट सेल WBC दिया है, तो कास्ट और WBC का तो कोई कोरिलेशन ही नहीं है ना। कास्ट एक अलग चीज है। कास्ट अपन ने क्या पढ़ा था, हाइलैंड कास्ट से सारे के सारे कास्ट बनते हैं। जैसे WBC कास्ट भी बन रहा है तो WBC कास्ट भी कैसे बनेगा, वो जो अपना प्रोटीन होता है टॉम हार्स फॉल प्रोटीन, उसमें अगर WBC चिपक जाएंगी तो वो WBC कास्ट बन जाएंगे। लेकिन कास्ट एक अलग चीज है। अगर ग्रेन्यूल्स रिफ्रैक्टाइल हैं, WBC के स्वेल हो रहे हैं, तो इसको अपन ग्लिटर सेल कहेंगे। यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन है घोस्ट सेल, ये भी यूरिन में होता है, और इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन अलग से डाला है, तो अपन उस क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ गया हूं मैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, बेसिकली कास्ट आर कंपोज्ड ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ ए प्रोटीन दैट इज सीक्रेटेड बाय ट्यूब्यूल। कास्ट जो होते हैं वो बेसिकली एक प्रोटीन से बनते हैं। ये प्रोटीन जो होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है ना, और ये प्रोटीन कहां से, अपने जो ट्यूब्यूल होते हैं वहां से सीक्रेट होता है। तो वो कौन सा प्रोटीन होता है जो प्रेसिपिटेट होकर कास्ट बना लेता है, ये हमारा क्वेश्चन था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़े अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन में, जो ये प्रैक्टिस वाली जो क्लास होती है उसमें बड़े अच्छे लेवल के ही क्वेश्चन डालता हूं, है ना। अपन ने क्या पढ़ा है भाई, कास्ट जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, हमारे टाम हार्स प्रोटीन से, है ना। तो चौथा वाला जो आंसर था वो इसका एकदम करेक्ट आंसर था। टाम हार्स प्रोटीन जो होता है वो ट्यूब्यूल से सीक्रेट होता है, और ये जो प्रोटीन होता है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट होने के बाद ये कास्ट बना लेता है। तो शुरुआत में तो ये हाइलैंड कास्ट बनाएगा। ये सारे कास्ट की मैंने एक इमेज डाली है, इस इमेज को आप ध्यान देखो। हाइलैंड कास्ट यूरिनरी सेडिमेंट जब अपन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो उस टाइम पर ये जो कास्ट होता है ये बहुत लाइटली दिखता है, अपन को कई बार ये माइक्रोस्कोपी में समझ में ही नहीं आ पाता, है ना, हाइलैंड कास्ट। अब इस पे कौन कौन सी सेल चिपकती जा रही हैं,
उसके हिसाब से कास्ट फिर अलग अलग बनते जाते हैं। डब्ल्यूबीसी चिपक रही तो डब्ल्यूबीसी कास्ट, आरबीसी चिपक रही तो आरबीसी कास्ट, है ना, इपीथेलियल चिपक रही तो इपीथेलियल कास्ट, इस तरह से अलग अलग कास्ट फिर बनते जाएंगे। ठीक है, बाकी बेंस जोन्स प्रोटीन के बारे में अपन ने कल भी डिस्कस किया था। बेंस जोन्स प्रोटीन क्या होता है, जो 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पर तो प्रेसिपिटेट होता है और बाद में फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर कैसा दोबारा से डिसॉल्व हो जाता है, वो अपना बेंस जोन्स प्रोटीन। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो चौथा वाला जो आंसर है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर था। आप लोगों का रिस्पॉन्स देखो इस क्वेश्चन में, तो तीसरे नंबर पे, तो इस क्वेश्चन में भी 26 लोगों का आंसर, लगभग आधे लोगों का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है 48 में से। और जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे वो बेंस जोन्स प्रोटीन पे ही चले गए। बेंस जोन्स प्रोटीन वैसे अच्छा टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक अलग चीज है, बेंस जोन्स प्रोटीन को अपन ने अलग से पढ़ा है। मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में बेंस जोन्स प्रोटीन जो होता है वो सीक्रेट होता है। टॉम हॉर्स प्रोटीन जो है वो एबनॉर्मल प्रोटीन नहीं है, बेंस जोन्स प्रोटीन जो है वो एबनॉर्मल प्रोटीन है। दोनों में बेसिकली यही अंतर है। टॉम हॉर्स प्रोटीन तो ट्यूब्यूल से सीक्रेट होता ही है थोड़ी बहुत मात्रा में, कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कभी थोड़ा कम होगा। तो अगर नॉर्मली अगर अपन को हाइलैंड कास्ट दिख रहे हैं यूरिन में दिख रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा क्लिनिकली अपन को नहीं बताते कि पेशेंट को क्या कंडीशन है, क्योंकि नॉर्मली भी ये प्रोटीन सीक्रेट होता है। जबकि बेंस जोन्स प्रोटीन जो होता है वो नॉर्मली सीक्रेट नहीं होगा, हमेशा एबनॉर्मल कंडीशन में ही सीक्रेट होता है बेंस जोन्स प्रोटीन। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में सीक्रेट होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है हमारा कलरलेस, रिफ्रैक्टाइल, रेक्टेंगुलर। तीन वर्ड है यहाँ पर, कलरलेस भी है, रिफ्रैक्टाइल भी है, चमक रहा है, और रेक्टेंगुलर प्लेट, चौकोर टाइप की एक प्लेट है जिसके कॉर्नर जो है वो मिसिंग है, कॉर्नर टूटे हुए हैं। इस तरह का क्रिस्टल कौन सा होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बड़े होते हैं, है ना। हालांकि क्रिस्टल से अभी तक प्रीवियस पेपर में बहुत क्वेश्चन आए नहीं है, सेंट्रल लेवल में जरूर एक दो बार क्वेश्चन आए हैं क्रिस्टल से, लेकिन क्रिस्टल टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यूरिनरी सेडिमेंट में, यूरिनरी जो अपना टॉपिक होता है। रेक्टेंगुलर प्लेट है लेकिन जिसके कॉर्नर जो है वो मिसिंग है, टूटे हुए हैं। तो इस तरह के जो क्रिस्टल होते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर वही कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के जो क्रिस्टल होते हैं वो कुछ इसी टाइप के होते हैं। इस इमेज को जरा ध्यान से देखो आप, इस इमेज को क्या देखोगे आप, रेक्टेंगुलर है, चौकोर टाइप की एक प्लेट दिख रही है आपको, ये रिफ्रैक्टाइल होती है, कलरलेस होती है। इसमें देखो आप इमेज को देखोगे आप, इसमें आपको कोई कलर नहीं दिख रहा कि ब्राउन है या रेड है, इस तरह से कोई कलर नहीं दिख रहा, तो कलरलेस है। लेकिन इसको आप ध्यान से देखोगे तो इसके जो कॉर्नर है वो टूटे हुए हैं, ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है ना। जब इस तरह के ये कॉर्नर टूटे हो रहते हैं तो ये जो क्रिस्टल होता है वो कोलेस्ट्रॉल का क्रिस्टल होता है। बाकी सारे जो क्रिस्टल हैं उनकी इमेज अपन ने थ्योरी में पढ़ी है, और उनको जरूर आप अच्छे से सिम टाइप से, ब्रजेश ने याद रखा है इसको, सिम को आप कोलेस्ट्रॉल से याद रख लो, है ना। आप कैसे कोरिलेशन बनाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोलेस्ट्रॉल और सिम दोनों को आप कोरिलेट कर लो कि कोलेस्ट्रॉल जो होती है वो सिम होती है ना। तो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल जो होंगे वो सिम टाइप के दिखेंगे, उनके कॉर्नर जो होंगे वो मिसिंग होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स 25 लोगों का आंसर इसमें बिल्कुल सही था भाई, 50% लोगों के आंसर बिल्कुल सही चल रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हुए, ज्यादातर लोग कैल्शियम ऑक्सलेट पे, 13 लोगों ने कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट के लिए अपन ने अलग वर्डिंग पढ़ी है, क्या पढ़ी है कैल्शियम ऑक्सलेट के लिए अपन ने, एनवलप शेप होता है ये, है ना। रिफ्रैक्टाइल ये भी होता है, कलरलेस होता है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये एनवलप शेप अपन ने इसके लिए, जो सबसे मेन वर्ड है इसके लिए एनवलप शेप का होता है अपना कैल्शियम ऑक्सलेट। ट्रिपल फॉस्फेट के लिए अपन ने वर्ड क्या पढ़ा है वो भी आपको ध्यान होगा, कॉफिन लिड, ताबूत के ढक्कन की तरह ट्रिपल फॉस्फेट होता है। एमोर्फस फॉस्फेट कैसे होते हैं, ग्रेनुलर डिपोजिट, जो ग्रेन्यूल वाले डिपोजिट रेत से आप याद कर लो ना, रेत की तरह अगर होंगे तो एमोर्फस फॉस्फेट, ताबूत का ढक्कन ट्रिपल फॉस्फेट, और एनवलप शेप कैल्शियम ऑक्सलेट। लेकिन मिसिंग कॉर्नर है और सिम शेप मतलब कोलेस्ट्रॉल, है ना। सेम वर्ड बुक में नहीं है, ये तो आपको याद रखने के लिए रखना है। ठीक है, चलो बढ़िया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलरलेस, वेरी रिफ्रैक्टाइल और हेक्सागोनल। हेक्सागोनल ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। आप अगर ये जो मेन वर्ड है ना उनको ही अगर आप पकड़ लो
तो भी इनफ है। अगर आप कलरलेस, रिफ्लेक्टाइल इन वर्डों को ना याद करो तो भी चल जाएगा। सिर्फ जो मेन वर्ड है उनके जो शेप हैं उनको भी अगर आप ध्यान रखो, क्वेश्चन में कभी भी कलरलेस और रिफ्लेक्टाइल अकेला कभी भी नहीं आएगा। जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उनके शेप जरूर क्वेश्चन में डाला होगा। तो शेप में जो हमारी जो अपन ने कुछ शेप पहले भी पढ़े, हेक्सागोनल मतलब बेंजीन, बेंजीन के आकार का ना, बेंजीन से आप याद रख लेना। बेंजीन टाइप का क्रिस्टल कौन सा होता है, ये हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन था। और आंसर में सिस्टीन, सिस्टीन जो होता है वो हमारे बेंजीन को सिस्टीन से आप कोरिलेट कर लेना। कुछ इस तरह से दिखता है सिस्टीन का क्रिस्टल, है ना, बेंजीन के शेप का। हेक्सागोनल अपन इसको जो बोलते हैं वो हेक्सागोनल प्लेट बोलते हैं, हेक्सागोनल शेप का होता है बेंजीन, सिस्टीन सॉरी ना, मैं बेंजीन बोल रहा। सिस्टीन जो होगा क्रिस्टल वो हेक्सागोनल का होगा। 5वें नंबर पे आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं मैं तो आप लोगों ने 28 लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया। लगभग 50% लोग बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल कुछ शुरुआत के जो क्वेश्चन थे वो तो मैंने थ्योरी से हटाए नहीं, बिल्कुल जो थ्योरी से जो क्वेश्चन थे बिल्कुल वैसे के वैसे बनाए हैं। तो इन क्वेश्चन में तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना था। क्रिस्टल के बारे में तो मैंने थ्योरी के टाइम पे बहुत अच्छे से बोला था, भाई क्रिस्टल को आप अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सा क्रिस्टल का शेप क्या होता है, शेप ही आप पढ़ लोगे तो इतना भी इनफ है। अपन ने 12-13 क्रिस्टल पढ़े हैं, 12-13 ही शेप तो याद रखना है आपको, तो कितना सिंपल है। 6 साइड होती है, ब्रजेश ने लिखा, बिल्कुल सही ब्रजेश। 16 जो होते हैं वो हेक्सागोनल टाइप के होते हैं। बाकी के भी क्रिस्टल के अपन ने पढ़े हैं, शेप साइज वगैरह किस तरह के होते हैं, कलरलेस होते हैं, कैसे होते हैं, वो आप जरूर नोट से याद कर लेना। अलग से कुछ टेबल बना सको आप, अलग से कोई शॉर्ट टेक्निक से या कुछ याद करने के लिए आप कर सको तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आरबीसी आर प्रेजेंट इन यूरिन। यूरिन में आरबीसी प्रेजेंट होगी तो ये किस कंडीशन में प्रेजेंट होगी। कल भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था और अपन ने डिस्कस किया था कल इस टाइप के क्वेश्चन को, तो इसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा है। मतलब कल का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू वाला जो क्लास थी उसको आपको ध्यान था, है ना। 46 लोगों का बिल्कुल सही है, 46 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। सिर्फ 1-2 लोग ही इसमें कंफ्यूज हुए। हिमेचूरिया, हिमेचूरिया जो कंडीशन होती है, वर्ड से ही समझो आप, हिमेट मतलब ब्लड, यूरिया मतलब यूरिन, यूरिन में ब्लड मतलब हिमेचूरिया। पाई जो शब्द है इसका मतलब पस, यूरिन में पस होगा तो पाई यूरिया ना। मायोग्लोबिन आता है तो मायोग्लोबिन यूरिया, एल्बिन आता है तो एल्बिन यूरिया, है ना। बस यूरिया शब्द जुड़ गया मतलब यूरिन में, अब जो चीज प्रेजेंट है उसके आगे उसको जोड़ दिया है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सरल क्वेश्चन। आप लोगों का रिस्पॉन्स भी इसमें बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉन्डिस यूरिनरी बाइल पिगमेंट इज नॉट इंक्रीज। कौन से जॉन्डिस की कंडीशन में बाइल पिगमेंट जो होगा वो बढ़ता नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। पहला देखो आप, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, दूसरा हेपेटिक जॉन्डिस और तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये 3 ऑप्शन में आप लोगों से पूछे थे क्वेश्चन में। आंसर देखें अपन एक बार। हीमोलाइटिक जॉन्डिस, हीमोलाइटिक जॉन्डिस की कंडीशन में बाइल पिगमेंट जो होता है वो नहीं बढ़ता ज्यादा। क्यों, इस पे भी अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले अब मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं इस क्वेश्चन में। तो 17 लोगों को इसमें आंसर सही है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हुए हैं। इसको अपन थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। चलते हैं एक बार थ्योरी पे चलते हैं अपन इसके। इस इमेज को जरा ध्यान से देखो आप। जब अपन एनाटॉमी पढ़ रहे थे, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे अपन ने बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है वो अपन ने अच्छे से डिस्कस किया था। और उसमें अपन ने क्या देखा था भाई, आरबीसी जो होती हैं टूटती हैं तो पहले अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाती हैं। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो लीवर में जाकर कॉन्जुगेट होता है ना। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फिर अपने बाइल में पास आउट होता है। यहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको यूरोग्लिजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो कल अपन जब थ्योरी पढ़ रहे थे परसों के दिन, तो अपन ने एक चीज पढ़ी, कभी भी अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है वो कभी भी यूरिन में पास आउट नहीं हो पाता। और
अपने जो 3 कंडीशन आप देख रहे थे, हीमोलाइटिक जॉइंटिशन में हमारा कौन सा बिलिरुबिन बढ़ता है? अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है वो इसमें बढ़ता है, और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भले ही ब्लड में बढ़ रहा हो, लेकिन वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट नहीं हो पाता है ना, वो फिल्टर नहीं हो पाता। तो जब फिल्टर नहीं हो पाएगा, उसकी मतलब यूरिन में बिलिरुबिन जो होगा, बिलिरुबिन मतलब बाइल पिगमेंट जो होगा वो नहीं बढ़ेगा। बाकी हिपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव दोनों की कंडीशन में क्या होगा? डायरेक्ट जो अपना कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा, ब्लड में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ेगा, और जब ब्लड में कॉन्जुगेटेड ज्यादा बढ़ेगा तो यूरिन में भी वो पास आउट होने लगेगा, है ना। तो हिपेटिक जॉइंटिस की कंडीशन और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस, है ना, दोनों की कंडीशन, हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक दोनों कंडीशन में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा ब्लड में, और यूरिन में भी बाइल पिगमेंट बढ़ेगा। जबकि हीमोलाइटिक जॉइंटिस की कंडीशन में यूरिन में बाइल पिगमेंट जो होता है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है हीमोलाइटिक जॉइंटिस की कंडीशन में। ठीक है, तो क्यों? इसका रीजन अपन ने क्या पढ़ा भाई? रीजन अपन ने ये पढ़ा कि अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है वो यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं हो पाता। ठीक है, क्यों? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो ब्लड में कैरी नहीं कर पाता, उसको एल्ब्यूमिन जरूर चाहिए। जब तक उसको एल्ब्यूमिन पकड़ के नहीं ले जा पाता कहीं पे, तब तक वो कहीं पे भी सर्कुलेट नहीं होगा, है ना। तो सर्कुलेट ही नहीं होगा तो वो किडनी के थ्रू पास आउट नहीं हो पाता। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में आप थोड़ा कंफ्यूज हुए थे, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा अच्छा और पढ़ लेना थ्योरी को आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाउचेट रिएजेंट। फाउचेट जो रिएजेंट होता है, इसका जो हम यूज करते हैं, तो हम यूरिन में क्या डिटेक्ट करने के लिए फाउचेट रिएजेंट को यूज करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। कल अपन ने जब एमसीक्यू पढ़े थे तो अपन ने कुछ टेस्ट के नाम पढ़े थे, मैंने कहा था भाई टेस्ट के नाम बड़े इंपोर्टेंट है। टेस्ट के नाम के बाद में फिर जो जो मेन रिएजेंट हैं ये भी बड़े इंपोर्टेंट है ना। तो जब शॉर्टकट आप कोई टेक्निक बना, शॉर्टकट कोई टेबल टाइप की बनाओ, एक छोटे छोटे वर्ड में, जैसे शुगर के आगे बेनेडिक्ट लिख दिया, फिर आगे उसके और दूसरी चीजें लिख दी कि उसमें कलर कौन से बनते हैं, है ना, कौन सा टेस्ट होता है। जैसे शुगर के लिए बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट के आगे लिख दिया उसका रिएजेंट, है ना, बेनेडिक्ट रिएजेंट, और फिर इसमें कलर कौन सा बनता है वो एक टेबल बना सकते हो आप, है ना। फाउचेट जो रिएजेंट होता है ये हमारे बाइल पिगमेंट टेस्ट जब हम करेंगे तो उस टाइम पे फाउचेट रिएजेंट का यूज करेंगे, है ना, बाइल पिगमेंट के लिए। बिलिरुबिन को टेस्ट करने के लिए अपन इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो इसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। 37 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे। पोर्फोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन जो होता है उसी का एक टाइप है पोर्फोबिलिनोजन, है ना। यूरोबिलिनोजन ही आगे चल के पोर्फोबिलिनोजन बना लेता है। पोर्फोबिलिनोजन को जब हम अपन अर्लिस्ट टेस्ट लगाएंगे तो अर्लिस्ट रिएजेंट के साथ ये कौन सा कलर देगा, है ना। अब ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े और डीप अपन इनको मान सकते हैं। डीप इसलिए क्योंकि इसमें अपन को कलर वगैरह भी याद करना है ना। तो रिएजेंट याद कर लो आप, कलर उनके याद कर लो, टेस्ट के नाम याद कर लो, है ना। हालांकि कलर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, मैंने जानबूझ के कुछ क्वेश्चन, देखो हर टाइप के क्वेश्चन में एमसीक्यू की जो क्लास होती है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक टाइप के क्वेश्चन में डालूं ताकि मैं थोड़ा आपको डिस्कस कर सकूं। जितने भी टेस्ट हैं उनमें कुछ ना कुछ कलर बन रहे हैं, है ना। यूरोबिलिनोजन और पोर्फोबिलिनोजन दोनों को जब हम टेस्ट करते हैं तो अर्लिच टेस्ट करते हैं, और अर्लिच टेस्ट में दोनों में जो कलर बनेगा, चाहे वो यूरोबिलिनोजन हो चाहे पोर्फोबिलिनोजन हो, दोनों ही कंडीशन में रेड कलर बनता है अर्लिच रिएजेंट के साथ, है ना। अर्लिच रिएजेंट के साथ जब हम उसका टेस्ट लगाएंगे तो रेड कलर बनेगा। अब वो यूरोबिलिनोजन है या पोर्फोबिलिनोजन है, दोनों को अगर तुमको डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए फिर एक अलग टेस्ट अपन ने पढ़ा था, वाटसन स्क्वायर टेस्ट, है ना। तो वो टेस्ट अपन करेंगे, उससे फिर अपन को मालूम चलेगा कि पोर्फोबिलिनोजन है या फिर यूरोबिलिनोजन है। उसमें पोर्फोबिलिनोजन जो होता है वो पॉजिटिव आता है, यूरोबिलिनोजन जो होता है वो निगेटिव आता है। ठीक है, 9 नंबर में आप लोगों का रिस्पॉन्स देखूं तो इसमें भी बड़े कंफ्यूज हुए आप लोग। 19 लोगों का इसमें बिल्कुल सही आंसर है। मतलब सिर्फ टेस्ट के नाम आपने याद कर लिए हैं भाई, इतना नहीं करना। आप टेस्ट के अलावा पूरी जो प्रोसीज है उसको आप याद कर लो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। इस तरह ये यूरिन वाला टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं अपन को कोई आइडिया नहीं है।
अभी तक प्रीवियस पेपर में हालांकि इस तरह से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अब जो पैटर्न चेंज होता जा रहा है, टफ क्वेश्चन आते जा रहे हैं, डीप क्वेश्चन बन रहे हैं अब जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अभी कोविड की वैकेंसी में सिर्फ टेस्ट के नाम आए थे, अब एग्जामिनर रहते हैं वो भी, उनको भी मालूम रहता है अपन ने पुराने पेपर में क्या पूछा था, तो अब वो नए क्वेश्चन बनाते हैं, तो नए पेपर जब बनाते हैं तो वो क्वेश्चन में थोड़ा और चेंजेस कर देते हैं, थोड़ा और अलग चीजों को डालते हैं सर, हो सकता है वो आपकी बार कलर से क्वेश्चन बना दें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नाइट्राइट टेस्ट। ये भी एक टेस्ट होता है नाइट्राइट, है ना, किसके लिए होता है ये, बैक्टीरिया के लिए ना, बैक्टीरिया यूरिन में प्रेजेंट है या नहीं, ये अगर अपन को डिटेक्ट करना हो तो अपन नाइट्राइट टेस्ट से डिटेक्ट करते हैं, है ना। तो नाइट्राइट टेस्ट बैक्टीरिया के लिए होता है, ये तो अपन को मालूम है ना, क्वेश्चन में ही दे दिया था कि एप्लीकेबल फॉर बैक्टीरिया, लेकिन कौन से बैक्टीरिया, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और डीप लेवल का है, मतलब अपन ने जो टेस्ट पढ़े हैं उनसे और प्रिंसिपल पे चले जाएं अगर अपन, है ना, तो नाइट्राइट जो अपन टेस्ट करेंगे, हालांकि नाइट्राइट मैंने नोट्स में नहीं डाला है, अपन इसको डीप क्वेश्चन मान सकते हैं, एग्जाम में जाता है ये नाइट्राइट वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ब्रजेश ने बिल्कुल सही बात लिखी है, कंपटीशन अब इतना बढ़ चुका है कि अब एग्जामिनर को भी मालूम है कि स्टूडेंट पढ़ने लग गए हैं, है ना, बहुत ज्यादा फॉर्म भराने लग गए हैं एग्जाम में, है ना, तो अब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन गई है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, एकदम डीप क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नाइट्रेट टेस्ट में क्या होता है भाई, नाइट्रेट टेस्ट का जो प्रिंसिपल होता है उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस कर देते हैं, है ना, नाइट्रेट जो होगा वो रिएजेंट में होगा, है ना, उस नाइट्रेट को वो नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, है ना, तो तब अपन को मालूम चल जाएगा कि इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है ना, एक कलर कंपाउंड बनेगा, उसको के थ्रू अपन को मालूम चल जाएगा। हालांकि नाइट्राइट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है, अपने बेसिक जो टेस्ट हैं जैसे बीएस बीपी प्रोटीन शुगर, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनसे ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। अभी तक देखा गया है कि क्वेश्चन ज्यादातर इनसे ही बनते हैं, लेकिन आपके पास टाइम हो तो जरूर आप कुछ थोड़े और एक्स्ट्रा टेस्ट जरूर यूरिन वाले टॉपिक से पढ़ लेना। चलो 10 नंबर के क्वेश्चन में बड़े कंफ्यूज हुए आप लोग थे, 10 नंबर के क्वेश्चन में 12 लोगों का ही आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डिस्टिंग्विश पोर्फोबिलोजन। पोर्फोबिलोजन को अगर अपन को अलग करना हो, अलग किससे करते हैं अपन, यूरोबिलोजन से, है ना, यूरोबिलोजन से जब अपन को अलग करना हो तो उस टाइम पे अपन कौन सी टेक्निक या फिर कौन सा टेस्ट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन था। कौन सा टेस्ट जो होता है वो हमको पोर्फोबिलोजन को डिस्टिंग्विश कर देता है, बता देता है कि ये पोर्फोबिलोजन है ना। थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर रहा था मैं वाटसन स्क्वायर्ड। वाटसन स्क्वायर्ड जो टेस्ट होता है, ये जब अपन टेस्ट करेंगे तो उसमें पोर्फोबिलोजन जो होता है वो पॉजिटिव आता है, यूरोबिलोजन जो होता है वो नेगेटिव आता है ना। बाकी अपना अर्लिस्ट जो आपको ऊपर दिख रहा है, अर्लिस्ट टेस्ट में यूरोबिलोजन और पोर्फोबिलोजन दोनों ही जो होते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, दोनों की रिएक्शन बिल्कुल सेम होती है ना। तो दूसरा वाला जो आंसर है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो 11 नंबर पे आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है 32 लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, ज्यादातर लोगों का बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग सिर्फ अर्लिस्ट पे चले गए थे। अर्लिच सिर्फ जो अर्लिस्ट टेस्ट है वो यूरोबिलोजन और पोर्फोबिलोजन में डिस्टिंग्विश नहीं करता, दोनों के लिए वो पॉजिटिव होता है ना, इसको आप जरूर ध्यान रखना ना। बहुत सारे लोगों ने पहला वाला ही आंसर दिया था, ज्यादातर लोगों ने, जिन्होंने सही दिया 32 लोगों का आंसर दूसरे नंबर का था, वो बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल बेसिक टाइप के कुछ क्वेश्चन मैंने डाले थे ताकि आप लोगों से मैं डिस्कस कर सकूं। Why the face specimen less than 2 hours, है ना, मतलब यूरिन का जो सैंपल होता है अपन को कोशिश करना चाहिए कि माइक्रोस्कोपी 2 घंटे के अंदर अपन कर लें, है ना, जितने भी टेस्ट अपन लगा सकते हैं वो 2 घंटे के अंदर ही लगाएं, 2 घंटे से ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। जब अपन यूरिन के प्रिजर्वेटिव पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी अपन ने ये चीज डिस्कस की थी, यूरिन
एग्जामिनेशन जो है वो 2 से 3 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, क्या हो जाएगा अगर हम उसको ज्यादा लंबे टाइम तक रखेंगे? तो आपके पास ऑप्शन थे भाई, इन ऑप्शन में हमारा जो पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन, दोनों ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही थे। दोनों कंडीशन होंगी उसमें। क्या क्या कंडीशन होंगी? पहली कंडीशन जो होगी वो ये होगी कि हम अगर यूरिन को ज्यादा लंबे टाइम तक रखेंगे तो उसके जो सेल होते हैं वो सेल लाइसिस हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, आरबीसी भी टूटने लगती हैं, डब्ल्यूबीसी भी टूटने लगेंगी। तो जब वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी टूटेंगी तो जितना हमको दिखना चाहिए यूरिन की माइक्रोस्कोपी में वो नहीं दिखता है ना। और दूसरी चीज एक और, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है। यूरिन का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि उसका पीएच भी एसिडिक होता है थोड़ा सा। ज्यादातर बैक्टीरिया भी एसिडिक पीएच में ग्रोथ करते हैं। हल्का सा गर्म भी होता है ना, थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका, है ना। तो वो बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल एक्यूरेट एटमॉस्फेयर होता है यूरिन का सैंपल। तो उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, बहुत जल्दी, खासतौर पर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इकोलाई वगैरह, है ना, एंट्रोबैक्टर वगैरह, ये जो होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं अपने यूरिन के सैंपल में। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को ना हो और सेल भी जो हो वो लाइसिस ना हो, दोनों ही कंडीशन के लिए अपन को या तो 2 घंटे के अंदर ही टेस्ट लगाना चाहिए, प्रेफर अपन करते हैं 2-3 घंटे के अंदर ही टेस्ट लगाना चाहिए, या फिर हमको कोई ना कोई एक प्रिजर्वेटिव यूज करना पड़ेगा। जो अपन ने 4-5 प्रिजर्वेटिव शुरुआत में पढ़े थे थ्योरी के टाइम पे, है ना, तो उन 4-5 प्रिजर्वेटिव में से कोई भी एक प्रिजर्वेटिव अपन यूज करेंगे तो ये दोनों ही कंडीशन नहीं होंगी, अपने सेल जो होंगे वो भी लाइसिस नहीं होंगे और यूरिन में बैक्टीरिया की भी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, इसमें आप लोगों का रिस्पॉन्स 28 लोगों का सही आंसर है, और इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, वही 12-13 लोग कंफ्यूज हो गए इसमें। चलो, बाकी फिर भी 28 लोगों ने, लगभग आधे लोगों ने, 50-56% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्षित ने एक मैसेज लिखा है, यदि ज्यादा टाइम हुआ तो कल्चर में भी ग्रोथ आ सकती है। बिल्कुल, ज्यादा टाइम नहीं हर्षित, थोड़ा बहुत भी अगर टाइम हो गया है ना, बहुत ज्यादा टाइम में, तो फिर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रोथ करेंगे। कल्चर में ग्रोथ अगर थोड़ा लेट लगाते हैं तो कल्चर में डेफिनेटली ग्रोथ आ ही जाती है यूरिन के सैंपल में, ना। कंटामिनेशन होने के, यूरिन का एक सैंपल ऐसा है जिसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं यूरिन के सैंपल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई द मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन। मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन, इसका क्या मतलब होता है ना। ये छोटे छोटे वर्ड अपन ने क्लास के टाइम पे डिस्कस नहीं किए हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, है ना, एनएबीएल की गाइडलाइन में ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत सारे रूल रेगुलेशन है। हर एक सैंपल के लिए रूल रेगुलेशन है, यूरिन के लिए अलग है, ब्लड के लिए अलग है, बोन मैरो के लिए अलग है। लैब में अपन प्रोसीजर में करते हैं नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन आपको नॉलेज तो कम से कम होनी चाहिए। यूरिन हमेशा मिड स्ट्रीम यूरिन ही लेना चाहिए। मिड स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, हमको पेशेंट को एक गाइडलाइन देना है, पहले उनको बताना है कि जब भी आप यूरिन का सैंपल दोगे तो पहले थोड़ी सी आप यूरिन पास आउट कर दो, और यूरिन थोड़ी सी पास आउट करने के बाद फिर आपको बीच का जो सैंपल है वो कलेक्ट करना है ना। थोड़ी सी पास आउट करने के बाद मिड स्ट्रीम 8 घंटे नहीं है भाई, फिर भी गलत बोल रहे हो, 8 घंटे का कोई रिलेशन नहीं। मिड स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि हमको पेशेंट को बताना पड़ता है, जब आप यूरिन करोगे तो पहले थोड़ा यूरिन पास आउट हो जाना है ना, पहले उसको पास कर देना, कंटेनर में नहीं लेना उसको शुरुआत से। ऐसा नहीं कि अपन ने जैसे यूरिन पेशेंट को, है ना, तो शुरुआत से ही अपन ने फर्स्ट यूरिन उसमें कलेक्ट कर दी। फर्स्ट यूरिन को, बहुत बढ़िया हर्षित ने बिल्कुल सही कहा, फर्स्ट यूरिन मतलब पहले थोड़ी सी यूरिन छोड़ दो, बीच वाली जो यूरिन होगी उसको अपन कलेक्ट कर देंगे। देखो, जिन लोगों ने पढ़ी है ये इस टाइप के पॉइंट, उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है ना। फर्स्ट यूरिन होगी वो थोड़ा सा पोर्शन अपन छोड़ देंगे और उसके बाद वाला यूरिन अपन कलेक्ट करेंगे, इसको अपन मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल बोलते हैं। और माइक्रोस्कोपी के लिए ये वाला जो सैंपल होता है वो एकदम बेस्ट होता है। कल्चर में तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हर्षित ने लिखा, बीच वाली यूरिन ब्रजेश ने लिखा, बिल्कुल। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होगा, है ना। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में बहुत कम आते हैं लेकिन बनते हैं। कई बार आप प्रीवियस पेपर को उठा के देखना, ये छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें अपन को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, बस थोड़ी चीजें समझने की जरूरत होती है, गाइडलाइन अपन को थोड़ी सी नॉलेज हो। ज्यादातर पॉइंट्स तो अपने कॉलेज के टाइम पढ़े हुए रहते हैं,
अपन ने कॉलेज में पढ़े तो अपन ने कॉलेज में अगर एक बार पढ़ लिया है कि मिड स्ट्रीम यूरिन लेते हैं तो वो अपन पूरी जिंदगी उसको नहीं भूल सकते। अपन उसको रटने की जरूरत नहीं है ना। रटने की जरूरत कौन सी पड़ती, टेस्ट के नाम हो गए हैं, उनमें रीजेंट कौन सा हो गया है, ये अपन को थोड़ा रटना पड़ता है ना। और नोट्स में मैंने रटने वाले पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। जो एकदम बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैंने पूरी के पूरे छोड़े हैं, और छोड़ना ही पड़ेगा भाई। अगर नहीं छोड़ेंगे तो अपनी गॉडकार जैसी एक बुक बन जाएगी, फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकला नोट्स का और बुक का, है ना। बुक से अलग अपन नोट्स बना के क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको बार बार मेमोराइज करना है उनको आप बार बार पढ़ो, बार बार उनको ध्यान में रखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नोट्स आपको जो मिल रहे हैं तो आप सिर्फ नोट से ही पढ़ो। जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। इस क्वेश्चन पे चले अपन, इसका आंसर क्या होगा कि मिड स्ट्रीम यूरिन ही अपन क्यों लेते हैं। तो भाई वेजाइनल एलिमेंट का कोई कंटामिनेशन नहीं आया है ना। खासतौर पर फीमेल जो पेशेंट होते हैं उनमें वेजाइनल कंटामिनेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो वेजाइनल का कंटामिनेशन ना आए इसलिए अपन पेशेंट को, खासतौर पर फीमेल पेशेंट जो होती है उनको अपन ये एडवाइस करते हैं कि आप मिड स्ट्रीम यूरिन दो, है ना। अब इसमें बाकी के जो ऑप्शन थे, है ना, कि जैसे बैक्टीरियल काउंट अच्छा आता है उसमें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। उसमें तो और कंटामिनेशन हो जाएगा तो बैक्टीरियल काउंट जो होंगे वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएंगे, है ना। फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बहुत बढ़िया। हर्षद ने भी लिखा कि फंगल में कपड़े से भी कंटामिनेशन हो सकता है, बहुत बढ़िया, है ना। तो कपड़े वगैरह से भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत बढ़िया, हर्षद ने सही बात बोली है ना। तो जो कंटामिनेशन हो ना हो, कंटामिनेशन को रोकने के लिए अपन पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो मिड स्ट्रीम यूरिन दे, है ना। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब आपके पास टाइम रहे तो आप ये जो मेन पॉइंट है ना, इनको आप एक बार पढ़ोगे और एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बहुत सारी चीजें जो हो रहती हैं वो तो अपने पढ़ी हुई रहती हैं, बहुत ज्यादा अपन को रटने की जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट जरूर बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, व्हाट आर घोस्ट सेल इन यूरिन। बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। घोस्ट सेल क्या होते हैं यूरिन में, क्या होते हैं घोस्ट सेल? बिल्कुल, घोस्ट सेल कौन से होते हैं भाई, अपन ने कभी देखे क्या? आप लोगों ने देखे होंगे, 100% देखे होंगे, बस आपको ये वर्ड याद नहीं होगा। घोस्ट सेल जो है वो एक्चुअली आरबीसी को ही अपन घोस्ट सेल बोलते हैं यूरिन में। यूरिन में आरबीसी, लेकिन कौन सी आरबीसी? जिनमें हीमोग्लोबिन जो हो वो लाइसिस हो गया हो। ये आप स्लाइड देखो जरा ध्यान से, इस स्लाइड को जरा आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें दो टाइप की आरबीसी दिख रही है। एक आरबीसी तो आपको एकदम क्लियर दिख रही है ना, माइक्रोस्कोप जब करेंगे तो आपको आरबीसी जो क्लियर दिख रही हैं उनमें तो आपको कोई डाउट ही नहीं रहता। जिन आरबीसी के हीमोग्लोबिन लाइसिस हो गए हों, है ना, अगर आरबीसी में थोड़ा बहुत भी रप्चर हो गया तो रप्चर होने के बाद उनकी हीमोग्लोबिन जो होता है वो बाहर निकल जाता है, तो उसका ऊपर का जो सिर्फ खाली खोखा बचा रहता है, खाली जो आरबीसी बची रहती है, वो अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो इस तरह की जो आरबीसी होती हैं वो हमारी घोस्ट सेल कहलाती है। इस इमेज को आप ध्यान से देखो, ये भी एक यूरिन की माइक्रोस्कोपी है और इसमें सिर्फ आरबीसी की इमेज है, लेकिन आरबीसी में भी इसमें दो तरह की आरबीसी आपको दिख रही होंगी। एक टाइप की जो आरबीसी है वो तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है आपको, है ना, राउंड शेप में और बिल्कुल भरी हुई, है ना। लेकिन दूसरी टाइप की आरबीसी बहुत ज्यादा लाइटली है, कई मतलब इसको देखने के लिए अपन को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होकर बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है। तो इस टाइप की जो सेल्स होती हैं इनको अपन घोस्ट सेल या फिर आरबीसी घोस्ट सेल भी बोलते हैं। तो क्या होगा भाई आंसर हमारा इसका? आरबीसी विथआउट हीमोग्लोबिन। ऐसी आरबीसी जिनमें हीमोग्लोबिन ना हो उसे अपन आरबीसी की घोस्ट सेल कहते हैं, है ना। देखो ये शुरुआत 13 नंबर का जो एकदम बेसिक क्वेश्चन था उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए, सिर्फ 8 लोगों के ही सही आंसर आए थे, 36 लोगों के एकदम गलत आंसर है। ऑल ऑफ द अबव 36 लोगों ने दिया था। और इस 14 नंबर के क्वेश्चन पे देखूं तो 14 नंबर के क्वेश्चन पे 12 लोगों का आंसर सही है, 12 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। और इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए, अलग अलग, कुछ लोगों ने एपिथेलियल सेल का लिखा, कुछ लोगों ने आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का लिखा। इपिथेलियल और डब्ल्यूबीसी का इसका कोई रिलेशन नहीं होता, है ना। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इपिथेलियल जो सेल होंगी वो बगैर न्यूक्लियस के आरबीसी अपने यूरिन में सीक्रेट हो जाए। डब्ल्यूबीसी जो सेल होती हैं उनके लिए अपन ने ग्लिटर सेल, एक अपन ने एक वर्ड पढ़ा था, है ना। तो अपन अगर सेल डब्ल्यूबीसी है तो उनको अपन ग्लिटर सेल बोलते हैं। बाकी इपिथेलियल में कोई कंडीशन इस तरह की नहीं बनती। क्रिस्टल तो रिफ्रैक्टाइल कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, वो एक अलग बात है ना। घोस्ट सेल ये जो वर्ड है वो आरबीसी के लिए यूज होगा,
और ऐसी आरबीसी जिनमें हीमोग्लोबिन ना हो, विथआउट हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसे अपन घोष चेयर बोलेंगे। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, अलग हट के क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी एग्जाम के ही लेवल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, है ना, और उसके बाद फिर अपन आज की छोटी क्लास रखी थी मैंने। यूरिन का टॉपिक इतना छोटा नहीं है भाई, इतना बड़ा टॉपिक है। अगर अपन इसकी पूरी थ्योरी अपन कवर करें, हर एक पॉइंट को अगर अपन करें, तो करीब 1 हफ्ते तक लगातार यूरिन वाला टॉपिक चल सकता है। एमसीक्यू में भी करीब 500 क्वेश्चन सिर्फ यूरिन अकेले टॉपिक से ही बन सकते हैं। अपनी पूरी की पूरी एक सीरीज चलेगी, तो मैं बहुत क्वेश्चन बनाऊंगा, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन दिया करूंगा। अभी जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं है। अभी आप जो भी नए स्टूडेंट हैं, उनको ये डाउट होगा कि सर बहुत कम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं एमसीक्यू में। ये सिर्फ आपको टेक्निक देने के लिए क्लास रखी जाती है ना। थ्योरी के बाद एमसीक्यू की जो क्लास होती है, वो सिर्फ आपको टेक्निक और जो अपन पढ़ते हैं तो उनमें कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन बनता है, वो चीजें डिस्कस करने के लिए अपन एमसीक्यू की क्लास रखते हैं। प्रैक्टिस वाला पोर्शन अभी एक्चुअली अपना शुरू ही नहीं हुआ है। अभी आप कॉन्सेप्ट पे, जितने भी नए बच्चे हैं वो तो खास तौर पर है ना, पुराने जो स्टूडेंट हैं वो तो उनका अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वो तो फिर आप बुक खरीद के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस का पोर्शन अपन लास्ट का जो 1 मंथ होगा, उसमें अपन बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। अपना डेली एमसीक्यू की आपके क्वेश्चन आया करेंगे आप लोगों को, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा मैं। How much WBCs are normally found in urinary sediment under high power field? अगर अपन हाई पावर फील्ड मतलब 40x पे है ना, 40x पे अगर अपन यूरिन को देखें, तो उसमें अपन को नॉर्मल कंडीशन में WBC कितनी दिखती हैं, ये हमारा क्वेश्चन था। नॉर्मल कंडीशन में कितनी दिखेंगी ना, कितनी दिखती है भाई नॉर्मल कंडीशन में? आप लोगों को मालूम है, आप लोगों ने माइक्रोस्कोपी की भी होगी। 2 से 3 अपन को WBC दिख सकती हैं। आरबीसी जो होती है वो 1 या 2 दिख सकती हैं। इपिथेलियल थोड़ी बहुत ज्यादा दिख जाती है, 4 से 6 इपिथेलियल अपन को दिख सकती हैं, है ना। WBC की रेंज जो है वो 2 से 3 अपनी जो होगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। 10 से ज्यादा जब भी हो जाती है तो अपन उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर, यूटीआई के अंदर अपन इसको काउंट करने लगते हैं। थोड़ा बहुत अगर WBC बढ़ती है तब भी अपन उसको बहुत ज्यादा क्लिनिकली नहीं मानते। 2 से 3 नॉर्मल होती है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा भी अगर यूरिन ज्यादा कंसंट्रेट है, पानी का लेवल बहुत ज्यादा कम है, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में भी WBC थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन एकदम नॉर्मल यूरिन में 2 से 3 WBC प्रेजेंट होती है, ठीक है। आरबीसी और 1 से 2 ही, और इपिथेलियल 4 से 6 प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। 15 नंबर के क्वेश्चन में अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का, 28 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। 28 लोगों का करेक्ट आंसर है इसमें। बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हुए वो 5 से 10 पे चले गए। 510 तो फिर भाई 5 से 10 बड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना। 5 से 10 तो फिर 10 सेल अगर अपन को एक फील्ड में दिख रही है तो फिर तो अपन उसको यूटीआई के अंदर काउंट करने लगेंगे, है ना। इतनी ज्यादा सेल्स अपन काउंट नहीं करते, 2 से 3 ही नॉर्मली यूरिन में दिखती है। एकदम बेसिक क्वेश्चन जितने भी मैंने डाले थे सारे के सारे एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने कम इसलिए डाले थे, थोड़ा सा मेरा एक आज और थोड़ा मैं छोटी क्लास रखी मैंने। मंडे से अपन थोड़ा और लेंथी क्लास करेंगे, 1.5 घंटे की क्लास किया करेंगे ना। यूरिन का टॉपिक था, सरल भी टॉपिक था, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें आप, लेकिन एग्जाम के हिसाब से ये अच्छा टॉपिक है। एक मैसेज आया है अनुराधा का, सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, उनका टेस्ट अलग से होता है या सिर्फ पीडीएफ ही मिलती है नोट्स में? अनुराधा चाहो तो मैं रख सकता हूँ, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरे पास तो है अवेलेबल, सब सारे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं। लेकिन आपके पास ज्यादातर स्टूडेंट पहले से ही रहता है, वो तो प्रीवियस पेपर पढ़ना अपने लिए इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर अपने पास टाइम कम है तो अपने लिए बहुत जरूरी होता है कि अपन प्रीवियस पेपर को एक बार नजर मार लो, कितना हमको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, कितना छोड़ना है, वो अपन को उसको बहुत ज्यादा आइडिया लग जाता है ना। बाकी प्रीवियस पेपर का आप बोलोगे तो अपने पास 6-7 क्वेश्चन पेपर हैं, उनको मिक्सिंग करके मैं सारे के सारे प्रीवियस पेपर से भी कुछ कुछ टेस्ट बना सकता हूँ। आप बोलोगे तो कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। 2021 वाले प्रीवियस पेपर के एमसीक्यू, ओके 2021,
अच्छा व्यापम का, ओके, व्यापम वाला संजय मैं सेंड कर दूंगा, है ना, पहले मैं सेंड कर चुका हूँ मेरे ख्याल से, नहीं भी किया होगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। ओके, राजुल ने एक मैसेज कहा है कि सर कल टेस्ट है क्या? राजुल, अपन अल्टरनेट संडे रखते हैं टेस्ट, है ना, पिछले संडे अपन ने टेस्ट रखा था, कल अपन टेस्ट नहीं रख रहे हैं। उसके दो रीजन है, एक तो अपन अल्टरनेट एक संडे छोड़ते हैं, दूसरा ये चीज है कि कल कोचिंग को दूसरी जगह शिफ्ट करना है। अभी पुराने जो लोकेशन पे हो रही है क्लास, है ना, एक नई लोकेशन पे शिफ्ट करना है, तो वो उसमें कल का पूरा दिन जाएगा, तो टेस्ट फिलहाल कल नहीं हो पाएगा। अगले संडे को अपन डेफिनेटली टेस्ट रखेंगे। फिलहाल अपना ज्यादा टॉपिक हो भी नहीं पाए, बीच में एक दो दिन छुट्टी भी हो गए थे, ज्यादा टॉपिक भी नहीं है टेस्ट के लिए, तो कल अपन एक दिन आप रेस्ट करो। अगले संडे क्लिनिकल पैथोलॉजी और जितने भी टॉपिक होंगे उसका फिर अगले संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। तो फिलहाल कल कोई टेस्ट नहीं है। चलो, एक दो लोगों के और मैसेज आ गए हैं, स्मार्ट स्टडी के लिए जरूरी होता है, ओके। कुंदन ने कहा कि सर बना दीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर। चलो ऐसा करेंगे, कल प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन मैं बना दूंगा और एक वो रख लूंगा, ठीक है। बिल्कुल रिपीट होते हैं मुन्ना, आप देखना प्रीवियस पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत रिपीट हुए हैं, और चांसेस होते हैं रिपीट होने के, चांसेस बहुत होते हैं। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट ना होने की जगह पे उन्हीं क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमा फिरा, जैसे बेंस जोस प्रोटीन है, ये क्वेश्चन दो तीन एग्जाम में आ चुका है, मुझे याद है एम्स वगैरह ने भी ये क्वेश्चन पूछा था। वो थोड़ा बहुत घुमा फिरा देते हैं, जैसे वही का वही क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन को ऊपर कर दिया, नीचे क्वेश्चन को कर दिया, है ना, इस तरह से क्वेश्चन कर देते हैं। एक क्वेश्चन बता दीजिए जो रिपीट हुआ हो, योगेश, चलो एक मिनट में ये वाला नोट्स पे अपन चलते हैं, तो मैं एक आध क्वेश्चन आपको बता दूंगा। हाँ बीडी भैया ने बिल्कुल, जो कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, ये क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ है, दो तीन एग्जाम में आ चुका है। मैं यूरिन के टॉपिक को ही खोलूं, चलो मैं निकाल लूंगा क्वेश्चन को, अभी फिलहाल मुझे यूरिन के टॉपिक से तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो रिपीट हुआ हो, लेकिन प्रीवियस जो अपने टॉपिक रहे हैं उनमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, तो मैं एक बार देख के कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरूर बीडी भैया ने लिखा है प्लेसेंटा वाला, ये क्वेश्चन दो तीन एग्जाम में रिपीट हुआ है ना। सर वो आज का एक नंबर का, योगेश आज का एक नंबर मतलब समझा नहीं मैं, आज का एक नंबर का क्वेश्चन क्या था? अच्छा टेलीस्कोप यूरिनरी सेडिमेंट, आज की एमसीक्यू का एक नंबर क्वेश्चन होगा। नहीं, आज की एमसीक्यू में टेलीस्कोप वाला है, ये तो क्वेश्चन कभी नहीं आया एग्जाम में, एग्जाम में नहीं आया ये क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। मॉलिक्यूलर वेट, व्यापम में भी एनएचएम में भी ये क्वेश्चन आया है, बहुत बढ़िया, मोना पटेल ने लिखा।
चलो फिलहाल आप देखो ये क्वेश्चन देखो आप, बेंस जोन्स प्रोटीन वाला एक आया है। एक मिनट, चलो आज के टॉपिक में तो नहीं है ऐसा कोई रिपीट वाला क्वेश्चन ना, मैं आपको बता दूंगा अलग से कभी क्लास में। चलो अब कोई बताए, कोई डाउट? मैं आपके एक बार माइक ऑन कर रहा हूँ, कोई आपको बात करना है तो आप करें, अदरवाइज अपनी आज की क्लास हो। चलो तो किसी का कोई डाउट नहीं है, क्लास ओवर करें आज की? ठीक है भाई, तो चलो आज फिलहाल अपन क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं अपन मंडे को इवनिंग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।